23.1 प्रस्तावना। प्रस्तुत इकाई में सतत विकास संकल्पना के क्रम विकास तथा वर्तमान विधियों जिनसे यह इंगित किया अथवा मापा जाता है पर चर्चा है। विकसित एवं विकासशील देशों द्वारा अपनाए गए भिन्न भिन्न एवं परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों पर भी चर्चा है। शुरू में औद्योगिक विकास संबंधी विचार का समाज की सभी बुराइयों को जड़ से खत्म करने हेतु प्रचंडता से प्रचार किया गया, परंतु इसके लिए अपनाई विधियों एवं नीतियों अपव्ययी और मानव के नितांत अस्तित्व के प्रति खतरा बन गईं। इस विपत्ति की बढ़ती जागरूकता के साथ ही विश्व समुदाय इस समस्या को कम करने हेतु चर्चा करने एवं अनेक कार्य योजनाएं प्रतिपादित करने के लिए एक मंच पर आया। आज सतत विकास संकल्पना विकास के संबंधी हर क्षेत्र की नीतियों में एकीकृत हो गया है, क्योंकि मानव का नितांत अस्तित्व इसी पर निर्भर है। इसी कारण इस संकल्पना को समझना और अपनाना अत्यावश्यक है। 23.2 विकास का प्रासंगिकरण। राजनीति संबंधी एक संकल्पना एवं दृष्टिकोण के रूप में विकास आधुनिक मनुष्य पर एक सुखद प्रभाव रखता है। विकास का जादुई मंत्र उद्योग, कृषि, परिवहन एवं संचार, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, संस्कृति एवं पर्यावरण इत्यादि के क्षेत्र में हर मानव सफलता के पीछे जीवंत शक्ति के रूप में समझा जाता है। इन बातों के साथ साथ यह यथासंभव कम समय में समाज व परिवेश के संपूर्ण प्राय कामांतरण को नियंत्रित करने हाथ में लेने संबंधी विजमोल्लास भाव भी दिल में जगाता है। विकास लिंग, वर्ग, वर्ण, जाति व धर्म सिद्धांत के भेदों पर ध्यान न देते हुए जन कल्याण में राज्य के मामलों का कार्य संचालन करने संबंधी धर्मनिरपेक्ष एवं युक्तिसंगत उपाय के रूप में हर व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जाता है। विकास को सदियों से बढ़ती सभी मुसीबतों का एकमात्र उपाय माना जाता है और उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह उन दोषों को कम करे जो किसी वर्ग, संप्रदाय, क्षेत्र व व्यक्ति में साभिप्राय अथवा अन्यथा आ गए हैं। यह बात कहने में कोई अतिशयोक्ति न होगी कि विकास जैसा कोई अन्य विचार शायद नहीं है जिसने इतने कम विरोध के साथ एक भूमंडलीय स्तर पर अभूतपूर्व लोकप्रियता, सफलता व स्वीकरण प्राप्त किया हो। यह क्रीड़ा योग्य एक ऐसा खेल माना जाता है जिसमें सभी विजेता माने होते हैं और कोई हारने वाला नहीं होता। इसी कारण यह एक जारी रखने योग्य जोशित कार्य है। मानव इतिहास के आख्यान किस्सों व घटनाओं से भरे पड़े हैं जो एक मूल्य सिद्धांत के किसी अन्य मूल्य सिद्धांत एवं जीविकोपार्जन के साधनों पर प्रभुत्व को सुसाध्य बनाने के बाद एक भूमंडलीय स्तर पर प्रमुख संकल्पना के रूप में विकास संबंधी विचार किस प्रकार उभरा, इस बात की भरपूर चर्चा करते हैं। इसकी अभूतपूर्व कहा जा सकता है क्योंकि इसका इतने लंबे समय से इतने बड़े स्तर पर और अपने इतने कम विरोध के साथ एक इतनी ईर्ष्य अवस्था में बने रहकर आनंद प्राप्त करना जारी है। यह अब तक की शायद एकमात्र संकल्पना है जो परिवेश व समाज दोनों की समग्रता को एक अनन्य समुच्चय के दायरे में लावी है। यह एक भूमंडलीय समष्टि के निर्माण में सफल रहा है जिस काम को करने में धर्म भी विफल रहा। 2.1 आभासी विकास। विकास आधुनिक मनमस्तिष्क पर एक सम्मोहनकारी प्रभाव डालता है। इसको हमारी सभी सामाजिक बुराइयों हेतु रामबाण के रूप में मूल्यांकित किया जाता है और हर एक व्यक्ति एवं संस्था के प्रत्येक कार्य को सही ठहराने हेतु कारण के रूप में प्रचारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसको हमारे सभी कृत्यों का वैध सिद्धक भी समझा जाता है। विकास का जादू इतना व्यापक हो गया है कि अधिकतर विचारक इसके अभाव को ही उन सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक व पर्यावरणीय समस्याओं का मूल कारक मानते हैं जो संसार में अधिकांश क्षेत्रों व समुदायों के सामने हैं। यद्यपि इस प्रकार की मन स्थिति का श्रीगणेश मानव जाति पर गत 3 शताब्दियों से भी अधिक पूर्व प्रथम विश्व व्यवस्था के रूप में पूंजीवादी विकासानुक्रम के साथ ही हो गया था, फिर भी बुनियादी राजनीति सिद्धांत एवं किसी व्यवस्था विशेष की विचारधारा के रूप में इसका औपचारिक स्वीकरण 1945 में द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर 33वें अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा दिए गए एक भाषण के उपरांत ही प्रभाव में आया। ट्रूमैन ने विकास को एक नया अर्थ प्रदान किया और इसके बाद इसे राजनीति के लक्ष्य रूप में औपचारिक रूप से स्वीकृत और उसे राज्य के दर्शन व विचारधारा के आधार रूप में समाविष्ट कर लिया गया। यह तथाकथित विकास दशकों, विकास परियोजनाओं संबंधी आरंभ विकास समुदायों के गठन के औपचारिक उद्घाटन के समय में ही पड़ा। उसके बाद से ही विकास दरिद्रता, शोषण, आपराधिकता एवं अन्य सभी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में और सर्वोपरि मानव की प्रकृति व उसकी प्रकांड शक्तियों पर परम विजय में और नए भूमंडलीय आधिपत्यों के समेकन में भी एक प्रभावशाली अर्थ के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। इसने पुरानी विचारधारा एवं वहानिमा शांति, पैक्स ब्रिटानिका के तर्क को विफल कर दिया जो स्वेनिशा आर्मदा 1588 के समय से ही प्रचलित था। इसके स्थान पर अमेरिकी शांति, पैक्स अमेरिकाना आ गया। नए नेतृत्व के लोकाचार एवं आचार शास्त्र इतने संपूर्ण व समग्र थे कि विकास को अर्थशास्त्र, राजनीति व संस्कृति के क्षेत्र में न सिर्फ मानव मात्र के बल्कि उनके सपनों व कल्पनाओं के भी क्रम विकास में अंतिम अथवा लक्ष्य बिंदु माना गया। यह संकल्पना इतनी मेली उभरी कि मान इतिहास के विकास में से किसी संभार और पड़ाव की मुश्किल से ही कल्पना की जा सकती है जो विकास के इर्द-गिर्द चुना गया हो। युग की माला को यदि एक वाक्य में कहा जाए कि विकास ही अस्तित्व है। इस प्रकार इसको आलोचनात्मक रूप से स्वीकार किया जाता है और इससे किसी भी प्रकार के संभाव को अनुपालन बहुत शासक, सामाजिक लोकाचार एवं भूमंडलीय नेतृत्व के साथ असहमति माना जाता है। परिगमता विकास का अभाव गंभीर अड़चन और असमर्थता के रूप में समझा जाता है। ऐसे समुदाय व राष्ट्र जो गतिरोध की जिसको खोल गाने में असमर्थ होते हैं। इसके अतिरिक्त विकास का अभाव श्रम विकल्प, स्वतंत्रता की काटछांट और मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का भी पर्यायवाची है। 2.2 वास्तविक विकास। दुर्भाग्यवश विकास के साथ हर चीज आनंददायक और अनुकूल नहीं थी। राज्यसत्ता के समर्थन से जुड़ी अनाजीवन रीतियों, मूल्य पद्धतियों तथा भौतिक अस्तित्व की ओर प्रशंसा एवं सहिष्णुता के अभाव ने विकास को एक साधारण आर्थिक संपन्नता सिद्धांत से एक निरंकुश मानव स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं पारिस्थितिक संतुलन के चाक में बदल दिया। इरावती कर्वे, प्रसिद्ध पर्यावरणविद ने कहा था, आदर्शवादियों, देशभक्तों, संतों एवं धर्मयोद्धाओं द्वारा किए माए अन्याय बुरे से बुरे आत्माओं द्वारा किए गए अन्यायों से कहीं अधिक है। यह बात विकता के मामले में भी सत्य है। नोबेल भूषित अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक डेवलपमेंट एट मीडियम में मत व्यक्त किया है कि विकास को अक्सर स्वतंत्रकरण एवं लोकतंत्र के लिए एक पूर्व शर्त माना जाता है। 1992 में पर्यावरण विषयक रियो पृथ्वी सम्मेलन में भी वही भावनाएं पुनरावृत्त हुई। इस सम्मेलन में मानना को इन शब्दों में चेतावनी दी गई, विधव वैज्ञानिक एवं राजनीतिज्ञ ध्यानमग्न रहे और मानवता का भी ध्यान परमाणु युद्धों एवं औस्यवित्व के शहरों की ओर नहीं जाने दिया तथा अन्य स्तरों की ओर से भी चुप्पी साधे रखी। वे नए नतरे जिनसे मानवता को खतरा है, गतिमान विकास की नितांत प्रक्रिया से उभरे हैं। मानव मात्र एवं प्राकृतिक संसार में टक्कर है।
इस प्रकार जब शांतिमय दिन बीत जाएंगे कि विकास का कृष्ण पक्ष अधिक सुप्रकट हो जाएगा। 2.1 सामान्य वास्तविक विकास। बास विकास का महत्व है जनशांति, पैसा पॉपुलाई की कीमत पर अर्थवानी पैक्ट इकोनॉमिका। इस बात को सिद्ध करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य है कि भूमि स्तर पर विभिन्न वर्तमान विकास परियोजनाओं की को समरूप सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियों और सर्वव्यापी अभिक्रिया है। पारिस्थितिक विपदा की ओर ले जाता प्रदूषण और मानव जाति का वैश्वीकृत अन्य प्रभाव एवं सर्वनाश। गतिमान विकास संबंधी अध्ययन और उसके साथ चल रही विभिन्न परियोजनाएं उन्मूलनवाद को मानव सभ्यता में अंतिम चरण बनाने हेतु उत्तरदायी है। उन्मूलनवाद न सिर्फ परमाणु बम के प्रयोग एवं रेडियोधर्मी सामग्री के विसर्जन के माध्यम से ही हो रहा है, बल्कि उन विभिन्न विकास कार्यों के माध्यम से भी हो रहा है जो भूमंडलीय तापन, ओजोन अपचयन, जल, मुद्रा, वायु व अन्य सात वस्तुओं को दूधन की प्रवृत्त करते नाना प्रकार के पर्यावरण हेतु उत्तरदायी है। यदि इन प्रक्रियाओं को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो पराबैंगनी विकिरण के स्तर में वृद्धि समेत पारिस्थितिक संकटों के कारण उन्मूलनवाद पर्यावरण और मानवता दोनों के लिए घोर संकट पैदा करेगा तथा मानव सभ्यता में यह अंतिम पड़ाव होगा। इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण है कि हरित गृह गैसों के स्तर में वृद्धि, रोगोपचार हेतु दवाओं के बढ़ते प्रयोग के साथ साथ पराबैंगनी विकिरणों, कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु उर्वरकों एवं कीटनाशकों की अत्यधिक खपत के परिणामस्वरूप जैव संसार के एक बड़े हिस्से में अनुवांशिक विकृतियां तथा अनेक प्रजातियों का विलोपन देखने में आया है। इसके अतिरिक्त भूमंडलीय नियंत्रक शक्तियां अन्य अर्थस्थाओं, संस्कृतियों, संसाधनों, पर्यावरण एवं कमजोर व्यक्ति, समुदाय व राष्ट्रों के परम प्रभुत्व आदि पर पहुंच बनाने के लिए विकास आदि नीतियां अपना रहे हैं। बाण विकास एक सशक्त संकल्पना के में उभरा है जो लगातार संबंधों एवं विपन्नों के बीच एक पक्की दरार डाल रहा है और उसे मजबूत भी कर रहा है। अपने निजी स्वार्थों को साधने के लिए नए उपनिवेशों के निर्माण एवं पुनर्निर्माण हेतु शक्तिशाली देशों की यह एक नीति है। 2.2 विशिष्ट वास्तविक विकास। यहां एक खास पहलू है जो अब तक हुए विकास के विषय में कम ही सामने आया है। यह उन तरीकों से जुड़ा है जो मानवमात्र के सार्वभौमिक एवं सामान्यीकृत अन्य प्रभाव हर एक प्राणी के जीवन एवं कामास्थान को थोपने में अग्रगण्य रहे। विकास के प्रभावी लोकाचार के चलते मनुष्य जिनसों का रचिता जिनसों द्वारा रचित गुमनामी में खो गया है। आम मनुष्य जीवन व पहचान दोनों से वंचित है, जबकि उसके द्वारा पैदा की गई जिनसों के पास दोनों ही चीजें उपलब्ध हैं। मनुष्य के सार्वभौमिक एवं सामान्यीकृत मंडलीकरण के चलते व्यक्तियों एवं सामाजिक समूहों के बीच अभी तक भेद कायम है। विकास ने न सिर्फ विकसित एवं विकासशील देशों के लोगों के बीच बल्कि पुरुष व महिलाओं, गोरे व काले, अधिवासियों व प्रवासियों, शहरी व ग्रामीण, कृषि व औद्योगिक कर्मियों आदि के बीच भी एक पुख्ता दरार पैदा कर दी है। मध्यपि विकास विश्व को एक भूमंडलीय व्यवस्था में एकीकृत करने में सफल हुआ है, तथापि यह सिर्फ एक देश व दूसरे देश के नागरिकों के बीच तथा एक देश विशेष के ही लोगों के बीच स्वामी विभावन पैदा करके ही संभव हुआ है। मनुष्य प्रजाति, वर्ग, जाति, मत, धर्म, भाषा, लिंग व अतीत की आर्थिक उपलब्धियों आदि आधारों पर विभाजित एवं विभेदीकृत से है। आधुनिक मानव अपने विकास स्तरों तथा विकासार्य अनिवार्य ज्ञान व साधनों पर नियंत्रण हेतु अपनी क्षमता में अपनी भिन्नताओं पर विभाजित एवं विभेदीकृत है। विकास विकसित एवं पिछड़े देशों तथा विकसित एवं पिछड़े समुदायों के बीच एक सभ्यतापद एवं सांस्कृतिक विभावन बन गया है। विकास की तर्कसंगति हेतु सत्य, कुछेक की संपन्नता व धनाढ्यता दुर्दमनीय जनसंख्याधिस्य धर्मों व देशों के कल्याण की लागत पर ही संभव है। पुनः विकास संबंधी तर्क हेतु यह अत्यावश्यक है कि एक बहुत छोटे से अल्पसंख्यक समूह की उच्च जीवन गुणवत्ता एक बड़े से बहुसंख्यक समूह की निम्न जीवन गुणवत्ता एवं गिरते जीवन स्तर की लागत पर संभाव्य हो। चंद लोगों का आर्थिक लाभ वृहत भूमंडलीय पर्यावरण अवमूल्यन करने पर ही निर्भर है। इसके अतिरिक्त यह भी देखने में आया है कि आर्थिक संपन्नता मानव सभ्यता मूल्यों एवं शांतचित्तता की लागत पर ही आती है। आर्थिक विकास परियोजना के सार्थत्व ने अपना हर एक अर्थ और प्रयोजन खो दिया लगता है। वर्तमान विकास प्रतिमान यह दर्शाता है कि मानव कल्याण एवं स्वतंत्रता के मूल उद्देश्य अपने रास्ते से भटक गए हैं। गुणवत्तात्मक वृद्धि 1980 के दशक में प्रत्येक आर्थिक जोखिम की सर्वोच्च प्राथमिकता भी दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए महज धोखा ही साबित हुई। इसके निकृष्टतम भुक्तभोगी धरती के वे हतभाग्य व्यक्ति ही हैं जिसमें से अधिकांश उपनिवेश पश्चात देशों के निवासी हैं। हम शांतिरहित नीतियों एवं धनाढ्यता वाले अर्थशास्त्र के युग में रह रहे हैं। संक्षिप्ततः विकास अपनी प्रतिमान संभावनाओं से चुक गया है। वह मनुष्य एवं पर्यावरण दोनों के लिए असतत हो गया है। इसी कारण तुरंत एक विकल्प हताशे जाने की जरूरत है। 23.3 सतत विकास अवधारणा। 3.1 सतत विकास की अवधारणा। अर्थशांति एवं जनशांति तथा विकास एवं पर्यावरण के बीच कायम विरोधात्मक संबंध ही एक लंबे समय से विचारकों के लिए मुख्य विषय रहा है। अथवा दूसरे शब्दों में आर्थिक विकास को एक मानवीय रूप कैसे प्रदान करें, अपने विचारों में अभिनव कैसे हो, अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर अपनी सुख शांति, स्वतंत्रता एवं कल्याण में कैरो वृद्धि करें आदि। एक लंबे समय से विचारकों के लिए यही मुख्य मुद्दे रहे हैं। सतत विकास ही दरअसल इस प्रश्न से जुड़ा है। अथवा एक वाक्य में कहें तो कल्याण के वर्तमान स्तर को कैसे कायम सते और इसे सभी के लिए कैसे मुहैया कराएं। सतत विकास संबंधी संकल्पना के उद्यम का श्रेय संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण एवं विकास विषयक विश्व आयोग के तत्वावधान में बुनलैंड आयोग की रिपोर्ट को जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार सहा विकास का अर्थ विनाश जो भावी पीढ़ियों की योग्यता पर समशीता किए बगैर उनकी अपनी जरूरतों को पूरा करने, सभी के लिए उन्नत जीवनसार, बेहतर रक्ति व नियंत्रित पारितंत्र तथा एक अधिक सुरक्षित, अधिक संपन्न भविष्य पाने के लिए वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी करता है। इस सम्मेलन के निष्कर्ष इस अनुभव पर आधारित थे कि आर्थिक गतिविधियों सया की भांति व्यापार के झंडे ताने और अधिक नहीं चल सकती। विशेष तौर पर अब यह समर्थनीय नहीं है कि आर्थिक वृद्धि को आर्थिक विकास नीति का निःशंक विषय बना दिया जाए, जैसा कि पारंपरिक रूप से माना और मापा जाता था। वृद्धि की पुरानी संकल्पना वे अन्य प्राकृतिक उपादानों के एक सदावर्तमान मुक्त प्रस्ताव पर भरोसा रखने वाली मुक्त प्रतार वृद्धि कहते हैं, जारी नहीं रखी जा सकती है और उससे उन आर्थिक साध्यों का एक काल्पनिक परिप्रेक्ष्य तैयार करना आवश्यक है जो कम संसाधन साधित हों। जिस तरीके से हम प्रति प्राकृतिक पूंजीगत सेवाओं का मूल्य कम औंकते हैं और प्राकृतिक परिसंपत्तियों के अवमूल्यन की जिम्मेदारी से बचते हैं, उसका प्रायः अर्थ यह होता है कि हम स्वयं की उन्नति कर रहे हैं, जबकि कल्पना यह कर रहे होते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्थाएं तरक्की कर रही है।
न्याय उपगमय को आवश्यकता है एक समेकित प्रयास की जो पर्यावरणीय रूप से सवय गतिविधियों की दिशा में उपभोक्ताओं की प्राथमिकता एवं पथ प्रदर्शित करती मांगों के पुनर्गहन पर आधारित हो, कब की साथ के साथ सेवाओं समेत प्रति इकाई अंतिम उत्पाद मुक्त प्रस्ताव को घटाने पर भी। स्थिति की गंभीरता को विश्व समुदाय द्वारा काफी महत्व दिया गया और यह महसूस किया गया कि कोई भी व्यक्ति, समुदाय व राष्ट्र चाहे जितना भी अधीर या शक्तिशाली हो, सतत विकास प्रक्रिया द्वारा होने वाली हानियों को नहीं मिटा सकता। यह भी अनुभव किया गया कि हम सब साथ मिलकर ही सतत विकास हेतु एक भूमंडलीय भागीदारी में शामिल हो सकते हैं। 3.2 समृद्ध दृष्टिकोण। गत 3 शताब्दियों में मनुष्य की भौतिक उपलब्धियों के विषय में विद्वानों के बीच मतैक्य है। इन उपलब्धियों के बीच 20वीं सदी की उपलब्धियों शानदार है, परंतु यह वृक्षय सामाजिक व पर्यावरणीय लागत पर ही संभव हो जा है। विद्वानों ने सदा ही अल्पावधि भौतिक संपन्नता विषयक अपनी आशंकाएं व्यक्त की हैं और आमतौर पर लोगों को सन्निकट खतरों व भावी संकटों के बारे में चेताया है। सतत विकास लाने के लिए अपनाए जाने वाले उपगम्यों पर विद्वानों व दार्शनिकों के बीच मतभेद है। निपट भौतिकवादी के लिए लोगों ने आध्यात्मिक से लेकर नैतिक तक अनेक है। गांधी उड़न के लिए एक नैतिकवादी आस्था ग्रहण करने के पक्ष में थे, जब उन्होंने कहा, धरती के पास मानवीय आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त है, परंतु साथ ही एक भी व्यक्ति के प्रलोभन को पूरा करने के लिए बताई कुछ नहीं। उनका उपगमय अहिंसा व सत्य के व्यापक सिद्धांतों पर आधारित था। उनके अनुसार विकास के पाश्चात्य उपगमय ने दिमाग को हाथों से ऊपर, आदमी को कुदरत से ऊपर और प्रौद्योगिकी को उजुर्वे से उमर रसा है। वही हमारे नैतिक इस और अस्विकास रूप भी मूल कारण है। गांधी जी हर एक मानवीय कृत्य के लिए नैतिक तर्कसंगति के पक्षधर थे और उसके पक्षधर थे, और उनके अनुसार प्रौद्योगिकी प्रेरित विकास का पाश्चात्य आदर्श जी मुख्य रूप से मानवीय प्रलोभन हुष्टि के सिद्धांत पर आधारित है, अनैतिक होने के साथ साथ मानववाद एवं प्रकृति के भी मिलाप है। दूसरे छोर पर वे लोग थे जो होना मतलब रक्षणा संबंधी तत्वज्ञान का समर्थन करते थे। इस तत्वज्ञान के पक्षधरों के अनुसार प्रौद्योगिक क्रांतियों ने विशेषकर गत 3 शताब्दियों में आधुनिक मानव को सभी संभव सुझ व संभावनाएं उपलब्ध कराई। आज हम 300 साल पहले के अपने मूल्यों की अपेक्षा अधिक संतुष्टिभाव, आत्मविश्वास रखते हैं और अधिक स्वतंत्रता का भी उपभोग करते हैं। आधुनिक मानव नई प्रौद्योगिकी की हर एक तरक्की याता खुराक के साथ समय व स्थान दोनों पर काबू करने में सफल हुआ है। प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन को बदल डाला है। यह नया अस्तित्व नए विकल्पों यथा अधिक स्वतंत्रता पर आधारित है। इन दो छोरों के बीच कई अन्य दृष्टिकोण भी हैं। तथापि उन पुर्गानियों में जिन्होंने इस दिशा में पथार्थ व गंभीर प्रयास किए, 1972 में रोम में एक समूह रूप में विद्वजन थे। इसको लोकप्रिय रूप क्लब ऑफ रोम कहा जाता था। उनके विचार तदोपरांत मिथोस कृत लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक में प्रकाशित हुए। इन विद्वानों ने विकास संबंधी प्रचलित प्रतिमान की सीमाओं के विषय में चेताया और यदि वर्तमान असीम वृद्धि का प्रतिमान कायम रहा तो इसकी निरंतरता संबंधी समस्या पैदा हो जाएगी। उन्होंने भूमंडलीय जनसंख्या, कृषि, संसाधन प्रयोग एवं उद्योग में वृद्धि की बुनियादी सीमाओं का आयन किया और दर्शाया कि किस प्रकार ये फारक एक दूसरे से अंतर्क्रिया करते हैं और किस प्रकार वे हमारे ग्रह के सीमित संसाधन आधार पर दबाव डालते हैं। इस रिपोर्ट ने निष्कर्ष दिया कि उन्नत प्रौद्योगिकी के वरदान विषयक सर्वाधिक आशावादी मान्यताओं के बनारगत रहकर भी विश्व एक ओर वर्तमान आर्थिक व जनसंख्या वृद्धि दरों का तथा दूसरी ओर संसाधन समाप्ति व पारिस्थितिक संकटों का समर्थन करने व उन्हें कायम रखने में असमर्थ है। उन्होंने आगे चेतावनी दी कि यदि उपभोग की वर्तमान प्रवृत्ति कायम रही तो हमारे ग्रह पर संसाधन अब से कुछ दशकों तक भी नहीं चलेंगे। इसी कारण उन्होंने इस सन्निकट गतिरोध से निकलने का उपाय भी सुझाया, जो उनके अनुसार सभी समस्याओं से एक साथ निपटने में निहित है, न कि किसी टुकड़े टुकड़े प्रयास वाले उपगमय को अपनाने में। तदनुसार उसी वर्ष स्टॉकहोम में हुए पर्यावरण प्रचलित विकास प्रतिमानों के विषय में गंभीर चिंता व्यक्त की गई। सम्मेलन ने प्रचलित विकास रीति के प्रतिमानों का एक विशेष उल्लेख किया, जिन्होंने एक और पर्यावरण पर अत्यधिक दबाव डाला है और दूसरी ओर विकसित व विकासशील देशों के बीच लाई को चौड़ा किया है। 3 सतत विकास के सिद्धांत। इस गंभीर स्थिति के एहसास का परिणाम था एजेंडा 21 ग्रीन पाम स्टूड मूशर यानी रियो घोषणा 1992। एक यद्यपि इस घोषणा का अनेक विशिष्टताएं हैं, परंतु झाका विशोधित सत्व निम्नलिखित 27 सिद्धांतों में प्रस्तुत सतत विकास संबंधी विषय के केंद्र में मनुष्य ही है। वह प्रकृति से सामंजस्य रस एक स्वस्थकर और उत्पादनकारी जीवन का हकदार है। संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र व अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सिद्धांतों के अनुसार राज्य विकास के लिए अपने संसाधन प्रयोग करने हेतु सर्वासत्ताक अधिकार रखता है। यह भी राज्य का ही दायित्व है कि पर्यावरण के प्रति होने वाले किसी भी नुकसान को रोके। विकास का अधिकार अंतर्पुष्टीय समदृष्टि रक्षकर ही सिद्ध किया जाना चाहिए। सख्त विकारा लाने के लिए पर्यावरण रक्षा को विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा बनना चाहिए। दरिद्रता उन्मूलन सतत विकास के लिए एक अपरिहार्य आवश्यकता है। राज्यों व व्यक्ति के बीच सहयोग लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकता है। अल्पतम विकसित देश भी पर्यावरणीय रूप से सर्वाधिक नाजुक है। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को विशेष ध्यान देना चाहिए और इन देशों की जरूरतें जाहिर करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। राज्य पृथ्वी के पारितंत्र के स्वास्थ्य व अखंडता की रक्षा करने व पुनर्प्राप्ति करने हेतु भूमंडलीय भागीदारी की भावना रखते हुए सहयोग करेंगे। विकसित देशों को व्याया जिम्मेवारियों का निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि उनकी गतिविधियों भूमंडलीय पर्यावरण पर ज्यादा दबाव डालती हैं। सतत विकास लाने के लिए या राज्यों की ही जिम्मेदारी है कि सभी लोगों की सवावर्धमान उच्च जीवन गुणवत्ता पर समझौता किए बगैर उत्पादन व उपभोग के अस्तर प्रतिमानों को कम करें और दूर करें। प्रौद्योगिकी में नवीकरण समेत उनके गर्धन, अनुकूलन, मिश्रण व हस्तांतरण हेतु उचित वैज्ञानिक मनोच्छा बनाकर राज्यों को सतत विकास हेतु अंतर्वर्धमान क्षमता निर्माण उपायों को मजबूत करने में सहयोग करना चाहिए। पर्यावरण ही हर एक व्यक्ति का चिंतनीय विषय हो और इस महातिक मुद्दे समुचित सारी पर संबद्ध नागरिकों की भागीदारी के माध्यम से निपटाए जाएं। तथापि यह राज्य का दायित्व है कि संकटमद वस्तुओं के सत्रों व उनके लिए संभाव्य उपायों को लेकर लोगों के बीच समुचित सूचना मुहैया कराए और यागस्कता को प्रेरित करे। हर राज्य प्रभावी पर्यावरणीय विधान बनाए। वह यह भी निर्णय करे कि क्या कुछ देशों द्वारा अपनाए गए विद्यमान विभेदकारी विज्ञान का औचित्य है, खासकर ज्यादा गरीब देशों के सिलास। आर्थिक वृद्धि सतत विकास से जुड़ी ही। राज्य सुनिश्चित करें कि भूमंडलीय आर्थिक प्रणाली खासकर विश्व बाजार संबंध व व्यापार नीतियों जो गरीब देशों के खिलाफ विभेदकारी है, सतत विकास लाने के लिए बदली बाएं।
राज्य उनको दंडित करने के लिए कानून बनाए जो पर्यावरणीय प्रदूषणों व पर्यावरणीय हानि के लिए उत्तरदायी हैं और पर्यावरणीय अवनति के पीड़ितों को समुचित रूप से क्षतिपूर्ति हेतु प्रावधान रखे। राज्य उन पदार्थों के हस्तांतरण को सक्रिय रूप में निरुत्साहित करे जो मनुष्य के लिए हानिकर पाए जाते हैं और पर्यावरणीय अधपतन के कारण बनते हैं। हर राज्य को अपने क्षमताओं पर निर्भर रहकर अपने पर्यावरण की रक्षा के एहतियाती उपाय करने होंगे। तथापि वैज्ञानिक तकनीक का अभाव और तकनीकी पिछड़ापन उन गतिविधियों को चलाने के लिए बहाना नहीं होगी जो पर्यावरण के प्रति एक आनंदरामक घटना होती है और अनिवार्य हानियों में परिचित होती है। राष्ट्रीय प्राधिकरणों को कुछ उत्पादन लागत के हिस्से के रूप में पर्यावरण लागतों के अंतर्राष्ट्रीयकरण हेतु काम करना चाहिए। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन राष्ट्रीय आर्थिक नीति का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। प्राकृतिक आपदा के समय यह राज्य का दायित्व है कि ऐसे अन्य राज्यों से सूचना का आदान प्रदान करे जो इस प्रकार की आपदाओं से प्रभावित होने की संभावना रहते हैं। इस प्रकार प्रभावित राज्यों की मदद को श्रमार राष्ट्रीय समुदायों की आगे आना चाहिए। राज्यों के बीच पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में सूचना का आदान प्रदान उन राज्यों के बीच नेकनियति जगाने पर आधारित होगा। पर्यावरणीय प्रबंधन, सतत विकास एवं शहरी सशक्तिकरण अंतर्निर्भर हैं। इन तीनों में महिलाओं को केंद्र में रखा जाए। दुनिया भर के युवा सतत विकास को लागू करने हेतु ज्यादा जिम्मेदारी रखते हैं क्योंकि यह मुख्यतः उन्हीं की पीढ़ी है जो पारिस्थितिक आपदाओं की आसन्न पीड़ित और भुक्तभोगी होने वाली है। व्यक्ति की पहचान की रक्षा संबंधी अधिकार ही सतत विकास का आधार होना चाहिए। यह विशेष रूप से देशज समुदायों हेतु प्रयोज्य है। हर राज्य को देशज ज्ञान व प्रथाओं को मान्यता देने के समुचित उपाय करने चाहिए और इस समुदायों को सतत विकास की सफलता में शामिल करना चाहिए। लोगों की स्वतंत्रता में उत्पीड़कों द्वारा उनके आधिपत्य, प्रग्रहण व उत्पीड़न की समाप्ति तथा उनका पर्यावरण शामिल होंगे। पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधनों पर संपूर्ण अधिकारों की पुनर्प्राप्ति ही स्वतंत्रता की संकल्पना का हिस्सा होना चाहिए। युद्ध व सतत विकास परस्पर विरोधी हैं। हर राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि युद्ध के समय पर्यावरण की कम से कम हानि हो। शांति, विकास एवं पर्यावरण रक्षा अंतर्निर्भर और अविभाज्य हैं। सभी राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार ही शांतिपूर्ण तरीकों से अपने पर्यावरणीय विवाद हल करेंगे। अंततः यह हर व्यक्ति व राज्य से सतत विकास लाने के लिए सहयोग करने व नेकनीति पर आधारित भागीदारी विकसित करने हेतु अपील करता है। 21वीं शती हेतु विकास कार्यसूची निर्धारित करना विश्व समुदाय की ओर से किए जा रहे सर्वाधिक गंभीर असमेकित प्रयासों में से एक था। कुछ बालों के लिहाज से यह एक महत्वपूर्ण एवं साहसपूर्ण निर्णय था क्योंकि यह राष्ट्रों के उच्च रूप से विषमांगी समुदाय के बीच मतैक्य के बिना लाम चलाने में सफल रहा था। 23.4 सतत विकास संस्कृत दृष्टिकोण। उक्त सम्मेलन की कार्यवाहियों में भाग लेने वाले 160 से भी अधिक देश थे और सम्मेलन स्थल पर प्रसार में निश्चित रूप से कम 480 से भी अधिक कार्यसूची मदें थीं। अपने अपने राज्यों के सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा पटल पर रखे गए 160 प्रस्ताव थे। शवोपरांत 160 ऐसे प्रस्तावों का एक सेट और था जो संबद्ध राज्यों में मतभेद को स्वर से जुलमखुल्ला अथवा गुप्त रूप से व्यक्त किए गए। अभी 160 ऐसे प्रस्तावों का एक सेट और था जो हर देश के गैर सरकारी संगठनों के द्वारा पेश किए गए थे। अतः यह निर्णायक तब से इस प्रकार के किसी विवादग्रस्त विषय पर सर्वसम्मति पर पहुंचने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने सर्वाधिक कठिन कार्यों में से एक था। तथापि मतभेद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण धारा सतत विकास पर विकसित एवं विकासशील देशों के संघों के बीच फूटी। 4.1 विकसित विश्व का परिदृश्य। विकसित देशों ने अपनी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति बरकरार रखी और वे किसी भी चीज पर समझौता करने को राजी नहीं थे क्योंकि उनका विचार था कि इन देशों में उच्च जीवन स्तर कायम रखने के लिए यह हानिकारक सिद्ध होगा। दरअसल उन्होंने भूमंडलीय पर्यावरण हेतु एक गंभीर खतरे के रूप में ज्यादा देशों में बढ़ती जनसंख्या पर अधिकतर दोष थोपा। वे सतत विकास को एक स्वस्थकर जीवन हेतु प्रदूषण मुक्त पर्यावरण की पुनर्प्राप्ति के दृष्टिकोण से देखते हैं। 4.2 विकासशील विश्व का परिदृश्य। 4.1 विकसित विश्व का परिदृश्य। विकसित देशों ने अपनी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति बरकरार रखी और वे किसी भी चीज पर समझौता करने को राजी नहीं थे क्योंकि उनका विचार था कि इन देशों में उच्च जीवन स्तर कायम रखने के लिए यह हानिकारक सिद्ध होगा। दरअसल उन्होंने भूमंडलीय पर्यावरण हेतु एक गंभीर खतरे के रूप में ज्यादा देशों में बढ़ती जनसंख्या पर अधिकतर दोष थोपा। वे सतत विकास को एक स्वस्थकर जीवन हेतु प्रदूषण मुक्त पर्यावरण की पुनर्प्राप्ति के दृष्टिकोण से देखते हैं। 4.2 विकासशील विश्व का परिदृश्य। इसके विरोध में विकासशील देशों के संदर्श ने एक नाटकीय रूप से विपरीत तस्वीर दिखाई। इस दृष्टिकोण के अनुसार व्यापार, पर्यावरण, संसाधनों, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिक ज्ञान व नीतियों आदि पर विकसित विश्व का आधिपत्यपूर्ण नियंत्रण ही भूमंडलीय पर्यावरण, शांति एवं विकास के प्रति एकमात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण सत्रा है। उन्हें एक सुरक्षित एवं संरक्षित पर्यावरण की आवश्यकता है क्योंकि यही उनकी वैनितक एवं सामाजिक उत्तरजीविता का आधार है। यह महसूस किया गया है कि अधिकांशतः विकसित विश्व द्वारा शुरू की गई वर्तमान विकसित परियोजनाओं के कारण ही पर्यावरण के वर्धमान विनाश के साथ उपनिवेश पश्चात देशों में गरीबी, भुखमरी व लालसा की घटनाओं में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। विकसित देशों के बीच एक आशंका व्याप्त है कि उदारीकरण, भूमंडलीकरण एवं निजीकरण के नाम पर विश्व पूंजीवाद उपनिवेश बनाने में लगा है। परंतु अब ये नए उपनिवेश सिर्फ भौगोलिक स्थानों तक ही सीमित नहीं है वरन जैविक ढांचे एवं स्वयं जीवन के औपनिवेशीकरण प्रक्रियाओं को भी अपने में शामिल करते हैं। पर्यावरण और उपनिवेश पश्चात देशों में रहने वाले देशज समुदायों के भी उन्हें उपलब्ध समुचित प्रौद्योगिकी की इच्छा हेतु नई एक स्वकृत शासन प्रणाली में सतरा है। इस प्रकार विकासशील देशों के मामले में पर्यावरण एवं सतत विकास का प्रश्न जटिल रूप से अपनी स्वतंत्रता, पहचान एवं अस्तित्व कायम रखने से जुड़ा है। तेईस दशमलव 5 सतत विकास संबंधी संकेतों की कार्यसूची। उपर्युक्त मुद्दों से परे दूसरा विवादग्रस्त मुद्दा था सतत विकास की पैमाइश कैसे करें, अथवा दूसरे शब्दों में सतत विकास के संकेतक क्या है। पुनः सतत विकास को मापने हेतु चुने जाने वाले संकेतकों की प्रकृति के साथ साथ उनकी संख्या विषय किसी सर्वसम्मति पर पहुंचना मुविफल था। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में एशिया व प्रशांत आर्थिक एवं सामाजिक आयोग ने सतत विकास के संकेतकों की एक कार्यसूची तैयार की। यह काम सरात विकास आयोग सी के सतत विकास संकेतों पर कार्यक्रम के तहत किया गया।
ऊपर दी गई संकेतक सूची है, यह स्पष्ट है कि सतत विकास केवल एक संपूर्ण बहुपलक उपगमय के माध्यम से ही संभव है। अनेक विद्वानों द्वारा सुझावित किसी भी उपगमय में उस बात की कमी है जो जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरण संपन्नता समम रहने के लिए कम से कम जरूरी है। उदाहरण के लिए परिसंपत्तियों के स्टॉक्स की देखरेख करते समय आय के अधिकतम प्राह नियामक हिस्सेदार द्वारा प्रतिपादित सतत विकास हेतु आर्थिक उपगमय को लेते हैं। इस उपगमय में अंतर्निहित धारणा उन संसाधनों की आर्थिक क्षमता को सुधार है जो दुर्लभ कम से प्राप्य है। यह दिए गए दूसरे संबद्ध कारकों को भी लेता है। इसके विपरीत पर्यावरणीय उपगमय जैविक व भौतिक समवायों की स्थिरता और सर्वोपरि एक भूमंडलीय पारितंत्र के सातत्य, जैवभिन्न का संरक्षण आदि पर जोर देता है। यह उपगमय अन्य मध्यस्थ कारकों को भी उपांतिक महत्व देता है। सामाजिक सांस्कृतिक उपगमय के नाम से प्रसिद्ध एक और भी उपगमय है जी विनाशात्मक संघर्षों को घटाना शामिल करते हुए सामाजिक सांस्कृतिक प्रणालियों की रचनात्मकता पर जोर देता है। इस उपगमय के सूत्रधार के अनुसार भूमंडल पर सांस्कृतिक वैविध्य का संरक्षण सतत विकास हेतु एक पूर्वाधार है। पुनः वह उपगमय भी अपनी समग्रता में विषय को समाविष्ट करने में विफल रहा। इन सभी उंगसियों पर एक आलोचनात्मक दृष्टि इसीलिए हम देती है कि एक उपगमय की बजाय उन्हें उपगमयों के सेट की बात करनी चाहिए क्योंकि प्रौद्योगिकी पीड़ाती रहती है। इस प्रकार सभी शर्त को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक आयोग द्वारा सुझावित संकेतक सूची अन्य किसी की उपगमय से अधिक स्वीकार्य लगती है।